हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंकर व्यूज। आज हम करने जा रहे हैं साक्षात्कार लेखक कमल उपाध्याय जी से। कमल उपाध्याय जी को हम पहचानते हैं तब से जब से हमने पढ़ी है उसकी बुक लंकापति का लोकतंत्र। एक रीडर और एक राइटर के बीच का रिश्ता कुछ ऐसा हो जाता है कि हम ऐसा दावा करने लगते हैं कि हम उनको पहचानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा गढ़े हुए कैरेक्टर्स हमें अपनी ओर उतना खींच लेते हैं ताकि उसका जो क्रिएटर है उसके साथ भी हमारा एक अपनापन हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं कमल जी से, जानते हैं कुछ उनके बारे में कि सही में क्या हम उसको जितना जानते हैं वो सही है या नहीं है। सो वेलकम कमल जी। थैंक यू जितेन। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। आपकी आवाज़ सुनकर और आपसे बात करने की शुरुआत को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और और बढ़िया लग रहा है कि आप जो मेरे पाठक हैं उनमें से एक ऐसे पाठक हैं जिन्होंने मेरी हर एक किताब को पढ़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी किताबें लिखी हैं अधिकतर हर दूसरी किताब एक अलग शैली में है। ना हाँ कि जी। मैंने अपनी शैली को बांध के रखा है कि अगर मैं व्यंग्य लिख रहा हूँ तो व्यंग्य ही लिखूंगा, या फिर मैं कविता लिख रहा हूँ तो कविता ही लिखूंगा, या फिर मैं अगर ह्यूमर मतलब हास्य लिख रहा हूँ, व्यंग्य और हास्य में भी फर्क है, तो हाँ अगर जी। हास्य लिख रहा हूँ तो हास्य लिखूंगा, या फिर क्राइम क्राइम तो मैंने हर एक शैली में लिखी है। तो जाहिर सी बात है आपने मुझे मेरी हर एक किताब पढ़ी हुई है, तो आप जाहिर सी बात है मुझे कुछ कुछ तो जानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत कुछ जानते होंगे, बट जरूर कुछ कुछ जानते होंगे, क्योंकि लेखक एक जो अपनी कल्पना है वो कल्पना वही है जो लेखक खुद है। राइट। वो जो चीजें वो सोचता है और वो चीजें वो लिखता है, और कभी कभी जो चढ़ा कर लिखता है। यही 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 एक लेखक का बेसिक तरीका होता है लिखने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस साक्षात्कार के लिए। अरे आपका भी धन्यवाद। और एक बात सही है कि जो भी कैरेक्टर हम लिखते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो अपनी पर्सनालिटी भी झलकने लगती है। कई बार वो कैरेक्टर्स है, उनको लिखते लिखते हम कुछ नई वो डेवलप कर लेते हैं, अपने में भी, अपने एट्रीब्यूट्स में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। वो सब भी होता है। कई बार जब हम व्यंग्य लिख रहे हैं या हास्य लिख रहे हैं तो हमारा मूड भी थोड़ा वैसा रहता है। कई बार थ्रिलर लिखते हैं, जब क्या हम थ्रिलर पढ़ते भी है, थ्रिलर मूवी देखने भी जाते हैं तो उसकी इम्पेक्ट अपने ऊपर रहती है एज अ रीडर, एज अ व्यूअर। तो उस तरह से कैरेक्टर की भी शायद अपनी इम्पेक्ट राइटर के ऊपर भी रहती होगी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जैसे कि पिछले साल मेरी एक किताब आई थी, क्रिसमस गिफ्ट। हाँ जी। जो जो वो किताब है, वो एक कैरेक्टर के बारे में है, सोनू, जो अपने माता पिता के साथ एक मुंबई के स्लम में रहता है। हाँ ठीक है। जी। और वो पूरी किताब की जो मेन थीम है वो ये है कि उसे एक वीडियो गेम चाहिए। पहले, बहुत पहले, आज के 20 साल पहले, एक हैंड गेम आता था, वीडियो गेम रहता था, ब्रिक गेम उसे कहते थे लोग। तो हाँ आप जी। उससे बिल्डिंग बनाते थे और पॉइंट्स अर्न करने थे, छोटा सा हाथ में रहता था वो। हाँ जी। तो मैं उस समय 7th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, और हम्म। मैंने मांगा तो मेरे पिताजी ने तो तुरंत मुझे लाके दे दिया। ठीक है। हम्म। लेकिन ये क्रिसमस गिफ्ट की जो पूरी बुक की जो थीम है, वो आइडिया मुझे वहीं से आया कि मैंने मांगा, मेरे पिताजी ने तो लाके दे दिया मुझे तुरंत, लेकिन अगर कोई और लड़का है जो मांगे और शायद से उसकी, क्योंकि उस समय वो 450-500 रुपए की आती थी, मतलब हम्म। 98, 98, 2000 की बात हम कर रहे हैं। और तब 450-500 रुपया काफी बड़ा अमाउंट हुआ करता था। हाँ तो जी। अब तो हम 500 रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं, बाहर जाते तो डोसा खाने के लिए, बराबर। तो उस समय मतलब अगर कोई एक ऐसा परिवार है जहाँ पे वो वीडियो गेम अफोर्ड नहीं कर सकता, 500 रुपए का ब्रिक गेम लाके नहीं दे सकता, तो वो जो कैरेक्टर है सोनू, ये उसकी जद्दोजहद है पूरी क्रिसमस गिफ्ट में, कि वो हम्म। कैसे वो वीडियो गेम पाने की सोचता है। कि जैसे पहले उसे लगता है कि कोई उसे बताता है कि क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज आएगा और आप अगर सॉक्स बांध दो तो हम्म। सॉक्स में गिफ्ट डाल के मिल जाएगा। तो वो बेचारा वो भी ट्राई करता है, लेकिन उसके हाथ में हताशा लगती है कि नहीं, ऐसे तो नहीं मिल रहा गिफ्ट। तो वो जो हम्म। उसकी एक, मुंबई में ही मैंने देखा है, बाकी जगह तो मैंने नहीं देखा है। क्रिसमस के समय जो बच्चे हैं सड़क पे एक मैनिक्विन बना के रखते हैं, उसको हम्म। सेंटा क्लॉज की मास्क पहनाते हैं, उसके जेब में सिगरेट और हाथ में दारू की बोतल रखते हैं, और फिर वो आने जाने वाले लोगों से 5 रुपए 10 रुपए गुल्लक लेके मांगते हैं। तो ये कुछ मैंने देखा था मुंबई में। तो
ये मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कहीं ना कहीं था। फिर उसको मैंने कहीं से अपने जो स्कूल में कहीं किसी का अनुभव रहा हो, जैसे उसमें एक मैंने एक सर का जिक्र किया है, जटाशंकर सर का। वो हम्म। छोटे पत्थर के कंकड़ लेते थे और उनके हम्म। कान के दोनों तरफ अगल बगल में रख के जोर से दबा देते थे और कहते थे कि अब शैतानी करेगा तू, तो कनेटी लगाते थे। तो कुछ कुछ की चीजें आपने रियल लाइफ से उठाई। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे वीडियो गेम मुझे तो मिल गया, तो किसी को नहीं मिला तो वो कैसे हासिल करेगा जो उसे चाहिए, राइट। हम्म। तो वो मैंने भी अपनी कल्पना से ऐड किया। फिर उसमें कुछ थोड़ा मैंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को अपनी कल्पना से ऐड किया। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत हम समाज से लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप से देते हैं और थोड़ा बहुत कल्पना से लेते हैं। तो इस तरह ही एक किताब, एक कैरेक्टर, सबका जन्म होता है। जगजीत साहब ने एक उनकी ये है सीरीज है, मैं सीरीज का नाम भूल गया हूँ, बट उसमें एक बहुत बढ़िया लाइन है जो गुलजार साहब ने लिखी हुई है कि जगजीत साहब ने उसको गाया है कि किताबों से अगर गुजरो तो कुछ किरदार मिलते हैं, फिर गए पुराने समय में कुछ बिछड़े यार मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो सही बात है, आप किताबों से एक बार जब गुजरते हैं, जैसे कि मैं जब क्रिसमस गिफ्ट पढ़ता हूँ तो मेरे जहन में काफी सारी मेरी ही पुरानी जी हुई बातें जो है याद आ जाती हैं उसकी। वो पुराने दिन लौट के आ जाते हैं हमारे जहन में से, वो हमारे दिमाग में फिर तादृश्य होने लगते हैं। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। और कहानियां होती क्या है, वो किसी न किसी का तो कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस है ही। और जिस तरह से हम अपनी मेमोरी को संजो कर रखते हैं, वो क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंस का एक स्टोरेज है। तो कई बार इस तरह से हम पॉसिबली जो एक्सपीरियंस शायद करना चाहते थे, शायद उस टाइम पे किसी और ने कैसा एक्सपीरियंस किया होगा। हमारे लिए जो चीज़ सिंपल है किसी और के लिए टफ होगी, हमारे लिए जो टफ है वो किसी और के लिए सिंपल भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि जिंदगी जीने की ये जो जद्दोजहद है, उसका डेफिनेशन सबके लिए डिफरेंट होता है। जो चीज़ एक के लिए इजी, आजकल के बच्चों के लिए मोबाइल फोन इट इज़ वेरी सिंपल, पर आप जब पढ़ रहे थे, आप जब बड़े हो रहे थे, आपके गांव में शायद ऐसा हो सकता है कि गांव में, पूरे गांव में एक या दो टेलीफोन हो जिसके थ्रू लोग कांटेक्ट करते थे, या तो फिर टेलीविजन, वो भी उस तरह का माध्यम ही था। तो आपने बिल्कुल ही सही कहा। और जिस तरह से आप व्यंग्य बाण छोड़ते हैं, बहुत ही, कभी कभी तो किसी को दिल पर जाकर भी लगते होंगे शायद। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं जिनके ऊपर व्यंग्य हो रहा है, उनको नहीं लगते। पर आपने जिस तरह से लंकापति का लोकतंत्र है उसको पहले राम की स्टोरी के माध्यम से बताने का शायद सोचा था, फिर बाद में आपको लगा करेक्ट। कि नहीं नहीं, ये शायद उतना प्रॉपरली मैसेज नहीं जाएगा जैसा मैं कन्वे करना चाहता हूँ, और आपने उसको लंकापति का लोकतंत्र में बदल दिया। और उसमें भी आपने डेमोक्रेसी के बारे में जो भी चीजें की है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आप लंकापति का लोकतंत्र, पहले तो उसको राम की बजाय रावण की जर्नी क्यों बनाया, और दूसरा उसको लिखने के आपके कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो आप साझा कर सकते हैं क्या? जरूर। तो सबसे पहले जो आपने कहा कि लोग मोटी चमड़ी के हो गए, तो मैं इसे कहूंगा कि नहीं, लोग एक्चुअली अब मोटी चमड़ी के नहीं, पहले से पतली चमड़ी के हो गए। क्योंकि अब हर एक बात पे लोग जो है आहत हो जाते हैं। हर कोई आहत होना चाहता है, आपने कुछ कहा नहीं कि वो आहत हो जाएगा। हम्म। तो तो व्यंग लिखना मुश्किल हो गया है। यही एक कारण मूल रूप से एक। और फिर अब आप देखिए कि अब लोग ये करने लगे कि आप किसी की अगर फिलॉसफी को पसंद नहीं कर रहे तो उसके एम्प्लॉयर को टैग कर देते हैं। आप उसके एम्प्लॉयर को बोलते हैं, अरे आपका बंदा ये फिलॉसफी की बातें कर रहा है। तो मतलब लोग पर्सनल होने लगे, जो मुझे हम्म। नहीं लगता कि नहीं होना चाहिए। आप, मैंने एक व्यंग लिखा, आपने उसको पढ़ा, अगर आप उसको समझ रहे हो तो आप अपने, अगर और आप अगर वो समझ रहे हो और वो व्यंग आपको आहत कर रहा है, मतलब आप गलत हो, इसलिए आहत हम्म। कर रहा है। तो हम्म। आप वो बदलाव लाने की कोशिश करिए। तो ये जो जो मेरी किताब थी लंकापति का लोकतंत्र, जो पहले राम के परिप्रेक्ष्य से लिखी गई थी, तो हुआ कुछ ऐसा था कि 2014 में मैंने एक ब्लॉग लिखा, श्री राम अयोध्या से लापता। और वो मेरा पहला ब्लॉग था। और मैंने जब उसको पोस्ट किया और ट्विटर और सोशल मीडिया पे थोड़ा प्रमोट किया, तो उसको काफी लोगों ने, मतलब उस एक पोस्ट को कम से कम 2,500-3,000 लोगों ने पढ़ा। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा पावरफुल मीडियम है कि मतलब मैंने पहली बार ब्लॉग लिखा और पहली बार में ही 2,500-3,000 लोगों ने उसे पढ़ लिया। तो वहां से मेरी एक ब्लॉग लिखने की शुरुआत हुई। और शुरुआत में इसीलिए मैंने जो है सूडो नेम इस्तेमाल किया, पुरानी बस्ती मेरा हैंडल, चाहे मेरा ब्लॉग नेम, कि जिससे किसी को आप क्या हो
वो पता नहीं चले, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि आप क्या हो वो पता चल जाता है, तो वो फिर आपके लेख को भी जज करने लगता है। ठीक है, अगर मतलब मैं समझिए कि मैं अगर एक ब्राह्मण होके कोई लेख कर रहा हूँ तो लोग मुझे उस पर अलग तरीके से जज करेंगे, और यदि मैं एक दलित होके कोई लेख लिख रहा हूँ तो लोग उसको एक अलग तरीके से जज करेंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे जज करे अलग अलग तरीके से, इसलिए मैंने अपना नाम हमेशा गुमनाम रखा। मैंने कभी किसी को जाहिर नहीं किया कि मेरा असली नाम क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा उपनाम क्या है, मेरी जाति गोत्र क्या है। तो ये पहला कारण था कि मैं हमेशा पुरानी बस्ती नेम यूज करता था। तो वहां से मेरी ब्लॉग की यात्रा शुरू हुई। जब मैंने 2 4 5 10 ब्लॉग पोस्ट लिखे तो मुझे ऐसे लगा कि यार लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर लिखा जाए। और किताब लिखने से पहले मुझे एक मेरे मित्र मिले, उन्होंने कहा यार ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, तुम एक काम करो इस कॉन्सेप्ट को लिख के मुझे दो, मैं टीवी पे पिच करता हूँ। तो मैंने उनको सारे कॉन्सेप्ट लिख के दिए, उन्होंने टीवी के लिए 1 2 जगह पिच किए बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स को। लेकिन उन्होंने कहा यार कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं अरे यार हमारे यहाँ पे उसी समय पे उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पे रावण के ऊपर कुछ उन्होंने मजाक बनाया था। तो टीवी के बाहर लोग आ गए तोड़ फोड़ करने की, तुम कैसे रावण के ऊपर मजाक बना सकते हो। जैसा कि अभी देखो आदि पुरुष में भी कुछ, अब मैंने तो पूरा देखा नहीं है बट ट्रेलर भी इतना ज्यादा समझा नहीं, लेकिन जो समझ में आया मुझे कि आदि पुरुष में कुछ रावण को गलत तरीके से लोग ऐसे कर रहे हैं कि तुमने पोर्ट्रे किया है, मतलब हिंदू रावण है तो उसको कुछ अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो आप, राइट। तो उसने मुझे बताया कि यार ये राम के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है, और राम को तो छोड़ दे, रावण के ऊपर भी तू लिखेगा तो कोई ये किताब मतलब ये सीरीज तो बन नहीं पाएगी, तेरी पिक्चर फिल्म मतलब टीवी सीरियल बन नहीं पाएगा। तो मैं बड़ा दुखी हुआ। फिर मैंने बोला यार अब तो पूरा लिख दिया है, तो अब क्या करें। तो फिर मुझे आइडिया आया कि यार अब राम से अगर लोग इतने आहत हो रहे हैं तो लोग मतलब राम के द्वारा मैं जो संदेश देना चाहता था, ठीक है, वो नहीं पढ़ना चाहते। लोगों का ऐसा है कि राम को क्यों तुमने पात्र बना लिया और तुम क्यों उनको लेके व्यंग कर रहे हो। तो इसलिए मुझे जो राम है उसने हटाकर रावण को लाना पड़ा। तो उससे जो मेरी किताब की व्यंग की जो क्वालिटी थी वो आप समझिए कि कम से कम 30% नीचे गिर गई, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो हम्म। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वो लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात करेंगे, वो सब चीज सही तरीके से करने की बात करेंगे। लेकिन रावण तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं था, वो तो रावण है, दैत्य है, असुर है। वो तो उसका तो काम ही है कि छल या साम दाम दंड भेद जैसे भी हो कुछ भी करके जो जीतना है वो जीत लो, जो हासिल करना है वो हासिल कर लो। तो लेकिन यही था कि वो मैंने फिर मतलब उसको पूरा रावण के नाम पे लिखा। फिर लेकिन उसके लिए भी प्रकाशक इतने जल्दी मिल नहीं रहे थे, तभी उसी हम्म। समय एक मेरे मन में एक क्राइम थ्रिलर आया और मैंने वो क्राइम थ्रिलर लिख दिया। और वो जगरनॉट को मैंने भेजा, तो जगरनॉट को वो पसंद आ गया। तो मैंने कहा यार मेरे पास एक और कहानी है रावण वाली, वो क्राइम थ्रिलर उन्होंने मुझे 2 दिन में पसंद कर लिया और बोला कि ठीक है हम पब्लिश करेंगे, एग्रीमेंट बना लेते हैं। मैंने हम्म। बोला कि ठीक है डन है। फिर वो रावण वाली मैंने उन्हें जब भेजी तो उसके लिए भी उन्होंने भी 2 से 3 महीने लगाए हाँ बोलने के हाँ। लिए। लेकिन एट लास्ट उन्होंने उसको पब्लिश किया। और उसके और द गुड पार्ट विद द जगरनॉट आई थैंक देम कि दे पेड मी मनी। ठीक है, जो हिंदी में बहुत मुश्किल है। वो हिंदी में लोग हिंदी लेखक जो है बेचारा वो तो पैसे तो मिलना दूर की बात है, लोग उससे पैसे मांगते हैं कि हम तेरी 200 300 कॉपी प्रिंट करके बेचेंगे, यू हैव टू पे अस 20,000 30,000 40,000, ऐसे सबके अलग अलग रेट हैं जो भी प्रकाशक हैं। तो जगरनॉट ने मुझे उल्टा पैसे दिए मुझे, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। अभी 7 साल के लिए द बुक राइट्स आर विद देम। उसके बाद हाँ। आई एम गोइंग टू पब्लिश इट ऑन किंडल, सो मोर आई कैन इंक्रीज द रीच फॉर दी बुक, तो और से अधिक लोग पढ़ सके। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की टू स्टार्ट माई जर्नी, क्योंकि लंकापति का लोकतंत्र का जो था काफी मतलब जो बड़ा मतलब उसे व्यूअरशिप मिला, काफी रेटिंग्स मिली, काफी कमेंट्स मिली। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो ये पूरी एक जर्नी रही, राम से शुरू हुई किताब को रावण के रावण के अंत करते परिप्रेक्ष्य हुए। से खत्म करने की। वैसे भी राम की जर्नी वहीं पे खत्म होती है जहाँ पे उसको रावण मिलता है। तब तक तो राम की जर्नी भी इनकम्प्लीट रहती है। सही बोला आपने। आपकी ये 2 3 चीजों से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। एक तो आपने बोला कि अभी सेल्फ पब्लिशिंग करने के लिए भी पैकेजेस होते हैं। आप पैकेज परचेज कीजिए, उस हिसाब से वो आपको कवर पेज बना के देंगे, फिजिकल कॉपीज उतनी बना के देंगे और फिर उसको सेल करेंगे। तो लेखक को जाके प्रकाशक को उस तरह से अप्रोच करना पड़ता है कि भाई पैसे भी मैं दे रहा हूँ,
कहानी भी मेरी है, आप पब्लिश कीजिए। और मार्केट ढूंढना उतना इजी नहीं है, खास करके रीजनल वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के लिए, और जिस तरह से आप बोल रहे हैं हिंदी के लिए। इंग्लिश में शायद परिस्थितियाँ उतनी तंग नहीं है, इंग्लिश जो लेखक है उसको ऑडियंस भी उतनी मिल जाती है, और उसमें आप लिटरेचर के नाम पे कुछ भी लिख दो तो भी चल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके लिटरेचर में क्वालिटी भी होनी चाहिए, फिर भी चला जाता है। तो क्या आपने सोचा है, आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा, तो अगर आप चाहे तो इंग्लिश में अपनी बुक्स का ट्रांसलेशन करके भी आप उस मार्केट को कवर कर सकते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है इंग्लिश रीडर्स तक पहुंचने का, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो इमोशंस आप हिंदी में समझा रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, शायद इंग्लिश सुनने वाली जो ऑडियंस है, इंग्लिश पढ़ने वाली जो ऑडियंस है, वो उनके साथ उतना रिलेट न कर पाए, ऐसा ऐसा हो सकता है? आपको कभी ऐसा लगा है? तो हालांकि ये सही बात आपने कही कि मतलब मेरी अंग्रेजी भी ठीक ठाक ही है, मैं कह लूंगा, क्योंकि मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता था जहाँ पे आपको दिन रात यूएस में काफी कॉल्स होते थे। तो और मेरी मेरी एक किताब भी इंग्लिश में मैंने लिखी हुई है, जिसका नाम है द जर्नी ऑफ वॉकिंग बर्ड, जो कि ईवा। मेरी डॉटर के लिए मैंने ईवा या जो कि मैंने मेरी डॉटर के लिए लिखी। जब वो उसकी बर्थ के समय मुझे ऐसा लगा कि यार अब ये बड़ी होगी धीरे धीरे तो इसको कहानियां सुनानी पड़ेंगी, तो मुझे यहाँ वहाँ कहानियां ढूंढनी होगी, इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए एक कहानी लिख देता हूँ। तो इंग्लिश में और हिंदी में जो मुझे बेसिक मेरे लिए जो चैलेंज दिखता है कि हिंदी जो है, क्योंकि मैं खुद वर्नाकुलर से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास जो, और मैंने हिंदी में बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है, तो मेरी जो हिंदी की वॉक्यूबुलरी है वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है। और इंग्लिश में जो है, मेरे को अगर कुछ लिखना है तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो लिमिटेड वर्ड्स हैं, और उसके फिर मुझे थर्ड पार्टी पे डिपेंड होना पड़ता है एडिट के लिए। ठीक है। या फिर हम्म। कहीं मेरे इमोशन जो मैं शायद से लिखना चाहता हूँ, वो जो मैं सोच रहा हूँ वो हिंदी में सोच रहा हूँ और लिख रहा हूँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो शायद से वो इमोशन उस तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसीलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ, मैं मूल रूप से हिंदी में लिखता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इंग्लिश में, लेकिन वही है कि मैं उसमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे इमोशन एज इट इज वहां पे दे पाऊंगा, वहां पे लिख पाऊंगा। और एक तो ये है कि थर्ड पार्टी पे आप डिपेंड हो जाते हैं एडिट के लिए। हिंदी में ऐसा है कि मैं खुद ही उसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़ के पहले खुद एडिट करता हूँ, फिर जो थर्ड पार्टी एडिट करेगी वो बहुत स्मॉल पार्ट होता है, बट इंग्लिश में वो एक बढ़ जाता है। तो नहीं, कुछ किताबें तो मैं ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश में। जैसे क्रिसमस गिफ्ट इज वन ऑफ द टॉप इन माय माइंड, कि वो दिस इज समथिंग कि पीपल शुड रीड, कि मुंबई में आज के मतलब 15 साल पहले, और या फिर आज भी करंट डे सिचुएशन में भी धारावी में कोई बच्चा कैसे रहता है और उसकी आंखों में क्या इच्छाएं। तो ऐसा हो सकता है कि उसको वीडियो गेम नहीं चाहिए, बट ऐसा हो सकता है कि उसको डोमिनोज का पिज्जा खाना है, ये हो सकता है, राइट। सही। तो क्या इच्छा है, तो मैं इसलिए क्रिसमस गिफ्ट जो है मैं एक इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा उसे। और बाकी की किताबें आई एम नॉट श्योर, बट ट्राई करते हैं यार, लेट्स ट्राई, कि मतलब जो भी हिंदी में जिनकी अच्छी ये हुई है, जिन्हें काफी अच्छी व्यूवरशिप मिली हुई है, जैसे जो मेरी हिंदी की किताब द जर्नी ऑफ ईवा जो थी, वो 3 पार्ट में एक सिंगल बुक थी, फिर मैंने उसको हिंदी में 3 अलग अलग भाग में पूरी किताब नए तरीके से लिखी, ट्रांसलेट नहीं किया है मैंने, पूरी हाँ। किताब नहीं लिखी। जो पहला भाग हम्म। था इलू लापता, फिर जो दूसरा भाग था इलू चलने वाली चिड़िया, और तीसरा जो आएगा इलू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ओके। इलू। हाँ तो जी। वो मैं 3 अलग अलग हिंदी में लिख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी में ही मुझे ज्यादा मजा आता है देन इंग्लिश। तो मूल रूप से तो मैं हिंदी में ही लिखूंगा, बट यहाँ ट्रांसलेट करके जो किताबें हिंदी में अच्छा कर रही तो उनको ट्रांसलेट करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे पब्लिश करवाऊं, और मोस्टली किंडल पे ही पब्लिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद हार्ड बुक्स रीड नहीं करता। आई हैव अच्छा। माई किंडल, मैं उस पर ही पढ़ता हूँ। और मुझे ऐसा हम्म। लगता है इट्स वेरी है कि आपके पास 500 बुक आपके एक छोटे से किंडल में पड़ी हुई है, और आप जैसे ही खोलोगे आप जो चाहिए वो बुक पढ़ सकते हो, और काफी, मुझे तो ऐसा लगता है काफी कंफर्टेबल है। कुछ लोगों को रहता है कि यार नहीं, हाथ में किताब होनी चाहिए तभी मजा आता है, मुझे वैसा टाइप का नहीं है। मुझे मजा आता है कहानी क्या है, मुझे मजा आता है प्लॉट क्या है, मुझे मजा आता है कि प्रोटैगनिस्ट की क्या चैलेंजेस है, मुझे मजा आता है कि एंटागनिस्ट इतना पावरफुल है तो अब उसको कैसे हराए, मुझे मजा आता है कि थीम कैसे चेंज हो रही है, कैसे एक ए से एक पार्ट बी तक हम जा रहे हैं, एक 1 क्या है, एक 2 क्या है, एक 3 क्या है। तो
मुझे मुझे पढ़ते समय मैं एक कहानी को फिल्म के रूप में देखता हूँ कि यार ऐसे 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 जा रही है क्या, अगर जा रही तो मजा आ रहा है। तो वो किताब में मैं पढ़ रहा हूँ या किंडल पे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा मुझे पर्सनली अंतर नहीं आता, इसलिए मैं हार्ड बुक्स पढ़ता ही नहीं। मेरे पास हार्ड बुक्स होती भी है तो मैं किसी को गिफ्ट दे देता हूँ। अभी भी मेरे पास एक 5-6 नई एकदम प्योर पैक हार्ड बुक्स पड़ी हुई है जिन्हें मैंने आज तक खोला नहीं है। ठीक है। हाँ। तो लाएंगे, कुछ कुछ किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट जरूर करेंगे कि ताकि उसकी रीच बढ़े। क्योंकि इंग्लिश में जो रीडरशिप है वो बहुत बड़ी है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपके पास पूरा बहुत बड़ा मार्केट है, पूरा वर्ल्ड आपका मार्केट है। और आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपके पास बहुत छोटा सा मार्केट है, जो मतलब यही जो हमारा हिंदी बेल्ट कहा जाता है वही आपका मार्केट है। और उसमें भी आप अगर डिजिटल लिख रहे हैं तो मोबाइल सबके हाथ में आ गया है, लेकिन हर कोई किताबें अभी भी मोबाइल पे पढ़ना, किंडल पे पढ़ना एक अलग एक्सपीरियंस है, और मोबाइल पे पढ़ना एक अलग एक्सपीरियंस है। क्योंकि मोबाइल पे आप मतलब उतने लंबे समय तक स्क्रीन देखना आपकी आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है। किंडल पे चूंकि लाइट नहीं होती तो आपको ब्लू रे और वो सब का झंझट नहीं, आप उस पर पढ़ सकते हैं एज गुड एज टेक्स्ट बुक। तो हिंदी में उसकी वजह से भी रीडरशिप कम हो जाती है, क्योंकि डिजिटली आप अब अगर पब्लिश कर रहे हैं किताब तो इतने ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं, बट इंग्लिश में मार्केट बड़ा है, तो डेफिनेटली कुछ किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करेंगे। नहीं, मैंने आपकी ईवा पढ़ी है और वो बहुत ही बढ़िया आपने लिखा है। तो आप जिस तरह से वो मॉडरेट हो रहे, मोडेस्ट हो रहे हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, वैसी कोई बात नहीं है। और थैंक यू, थैंक हाँ, उससे एक बड़ा मार्केट भी मिलेगा। और शायद एक ये भी है कि पॉसिबली इंग्लिश पढ़ने वाली जो ऑडियंस है उसकी थिंकिंग की जो स्ट्रेटेजी होती है वो डिफरेंट होती है, उसके इमोशंस शायद उतने थोड़े बहुत अलग होते होंगे, शायद कुछ चीज़ों से वो रिलेट नहीं कर पाए। क्रिसमस गिफ्ट में उनको चाहिए कि शायद कोई बच्चा आईफोन मांग रहा है अपने पिताजी से, और वो पिताजी बोल रहे हैं कि भाई आईफोन तो इतने का आता है, तो उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा। तो उस हिसाब से आपको प्लॉट में भी थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे, वो आपकी बात से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ। एक दूसरी चीज है कि अभी लोग ऑडियो बुक्स की ओर भी थोड़े आगे बढ़े हैं। हालांकि हमारे यहाँ उतना चलन नहीं है, फिर भी अगर आप देखो तो यूएस यूके में वहाँ पे ऑडियो बुक्स, ऑडिबल पूरा प्लेटफॉर्म ही उसके ऊपर बना था। और अभी भारत में भी ऑडिबल की हिंदी बुक्स बहुत ही सारी आ रही है। कुकू एफएम ने भी शायद बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लेके हिंदी बहुत सारी बुक्स के लिए भी वो किया है। तो कभी आपने ये सोचा है कि आप बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत ही अच्छी, तो उसमें से कविता पठन या ऐसी कोई बुक जिनको अपने ही आवाज में आप रिकॉर्ड करके ऑडियो बुक्स के फॉर्मेट में लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं क्या, अभी कभी या अभी तक आपने उस बारे में नहीं सोचा कुछ? नहीं, तो मेरी एक किताब जो जगरनॉट पे पब्लिश हुई थी, हत्या, हाँ वो जी। ऑलरेडी कुकू एफएम पे है, आप उसको वाह, ऑडियो में सुन सकते हैं। हत्या बढ़िया। जो मुझे लगता है वो साल भर से ऊपर हो गया है वहां पे उसे पब्लिश, मतलब ऑडियो में पब्लिश होके। परंतु मतलब ठीक है, अब देखिए सबका अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव। जैसे मुझे ऐसा है कि मैं अक्सर गुलजार साहब की कविताएं सुनता हूँ, और एक एक जो वीडियो होता है वो कविता का जो उनकी श्रृंखला है वो 45 मिनट का होता है। तो वो 5 से 6 मिनट के बाद मुझे कुछ नहीं पता कि गुलजार साहब क्या कह रहे हैं। मुझे खाली ये पता है कि गुलजार साहब कह रहे हैं और वो मेरे कान में जो एक मीठी शहद घोल रहे हैं। तो सही। बस उनकी आवाज ही जो है ना वो मुझे सुकून दे रही है, वो कविता के शब्द, और वो तो मैं ध्यान भी मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। 5 मिनट के बाद मुझे पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, बस उनकी आवाज से मुझे एक जो है ना एक सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। तो मुझे लगता है ऑडिबल अच्छा है फॉर्मेट। जैसे कोई ड्राइविंग कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो बुक यूज कर सकता है, सुन सकता है। तो बट यही है कि वो कंसंट्रेशन जो है जो अब बहुत शॉर्ट होते जा रहा है लोगों का, राइट। हम्म। तो और ऑडियो ऐसा नहीं है कि अब एक्चुअली ये फेमस हो गया है, इंडिया में भी थोड़ा लोग जानने लगे, बट अदरवाइज तो ये बहुत 15 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मतलब फॉरेन में खास करके यूएस और यूके में आपको जो बुक्स हैं वो ऑडियो टेप करके मिलती थी, तो हाँ। आप उसे अपने कैसेट प्लेयर में लगा के सुन सकते थे, राइट। हम्म। तो खाली तो ये तो ठीक है, मतलब मतलब अगर कोई अप्रोच करे, मतलब मुझे एक्चुअली 2-3 लोगों ने अप्रोच भी करा कि दे वांट द राइट्स ऑफ द बुक टू कन्वर्ट इनटू द ऑडियो बुक, बट अगेन जैसे कि वो हिंदी है तो उनको ऐसा है कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू पे यू, आप दे दो, आप फेमस हो जाओगे, इससे ये हो जाओगे, इससे वो हो जाओगे। तो मैंने बोला नहीं यार, पैसे नहीं देगा तो मैं नहीं दूंगा, खत्म बात। ठीक है।
क्योंकि उनकी कुछ रीच भी इतनी बड़ी नहीं है ना। अभी जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल मतलब अमेजोन खुद से मुझे अप्रोच करे ऑडिबल पे, मैं आपकी बुक बनाना चाहता हूँ और आपको एक भी पैसे नहीं दूँ, तो मुझे समझ में आता है कि अमेजोन के पास बहुत बड़ी रीच है, राइट। हम्म। तो हम्म। तो इसलिए मैं किसी प्लेटफॉर्म को एमे ही राइट्स देना नहीं चाहता। बट कुछ एक, जैसा कि मैंने कहा, हत्या ऑलरेडी कुकू एफएम पे अवेलेबल है, हम्म। तो कुछ एक दो चार किताबें मैं जरूर रिकॉर्ड करके डालना चाहूंगा दो चार जगहों पे, खास करके जैसा कि पोइट्री आपने कहा, कि हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि पोइट्री शॉर्ट होती है, आप एक नहीं सुन पाए दूसरी सुन लेंगे, तीसरी सुन लेंगे, चौथी नहीं सुन पाए पांचवी सुन लेंगे तो भी ध्यान हो जाएगा आपको। हम्म। बट बुक में अगर आपने मिस कर दिया कि एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है, और वो आपने मिस कर दिया, तो वो कुछ तो आपको समझ में नहीं आएगी पूरी कहानी, उसके बाद की मजा भी नहीं आएगा। तो लेकिन तभी भी डालेंगे ऑडिबल्स में कुछ किताबें जरूर डालेंगे, जैसा कि आपने पूछा, तो जरूर जरूर डालेंगे। बढ़िया। आपने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, किंग खान द रशोमन सागा, बहुत ही अच्छी किताब है, और वो सांप्रत समय में घटी हुई घटनाओं के साथ आप रिलेट कर पाते हो, उस तरह की किताब है। ऑफ कोर्स राइटर को एक डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि भाई ये सब काल्पनिक है, पर कल्पना भी हमें अपने आसपास जो घटनाएं हो रही है उसमें से ही मिलती है। और वो एज अ थ्रिलर बहुत ही अच्छी किताब है, किंग खान द रशोमन सागा। तो उस किताब के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पिछली किताबों से वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मीन्स रिसेंट टाइम में हुई घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आपने जिस तरह की स्टोरी लिखी है, और बाद में एक्चुअल घटनाएं भी जिस तरह से सामने आई है, वो ऐसा लगता है कि भाई स्टोरी है या तो उन लोगों ने पढ़ी है, या स्टोरी बनाने वाले ने वो घटनाएं कुछ उस तरह से कल्पना की कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो उस करेक्ट बुक के करेक्ट। बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। तो तो किंग खान रोशमन सागा, जाहिर सी बात है, मतलब वो तो लिख दिए कि भाई जीवित मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है, बट परंतु पूरी किताब का कॉन्सेप्ट ही शाहरुख खान और उनके बेटे की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको ही लेकर है। बट उसे मैंने मतलब वो रोशोमोन जो है वो अकीरा कुरोसावा की एक बहुत पुरानी जापानीज मूवी है, वो हाँ बहुत जी। बहुत ही वर्ल्ड 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 रिनॉइंड मूवी है, जिसमें हाँ। कि एक ही घटना हुई है जिसके तीन अलग अलग पहलू हैं। हर कोई अपना पहलू बताता है और हर किसी का पहलू दूसरे किसी की कहानी के पहलू से मिलता नहीं, मतलब एक ही घटना उसके तीन सत्य। ठीक है। हम्म। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में है कि आप दो भगवान, तीन भगवान, पांच भगवान, जितने भगवान को मानना है आप मानिए, सबका अपना सत्य, सबकी अपनी आस्था है। वैसे ही ये किंग खान द राशोमन सागा है कि इसमें तीन कैरेक्टर हैं। एक किंग खान है जिसका कैरियर एकदम डूबा जा रहा है, फिर एक उसका बेटा है जो परेशान हो गया है कि मतलब मेरे पिताजी इतने फेमस है तो मुझे कहीं और आने जाने नहीं मिलता, और तीसरा वो इंस्पेक्टर है जिसे मतलब जिसके कभी भी ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो हम्म। तीनों के परिप्रेक्ष्य से मतलब ये पूरी घटना कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसमें लाभ फायदा कौन कौन उठा सकता है, मैंने वही फोकस किया कि जैसे इसमें जो पहला फोकस ये है कि किंग खान खुद शायद से अपने बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहा है कि उसका जो करियर डूब रहा है इससे कुछ उसको मार्केटिंग का हाइप मिल जाए और उसका करियर चमक जाए। और दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर फंसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका जो है उसका ट्रांसफर होने वाला है, और अगर वो कोई बड़ा केस सॉल्व नहीं करता है तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। और तीसरा उनका बेटा जो मतलब उसका अलग सत्य है कि मतलब मैं तो कहीं इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, राइट। और हम्म। तभी भी जबरदस्ती मुझे इस चीज में घसीटा जा रहा है, या फिर एक परिपेक्ष उसमें ये भी है कि उसका बेटा इन्वॉल्व है, वो गया था, उसने लिया था, राइट। तो हम्म। तीनों 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 के अलग अलग अपनी स्टोरी है। तीनों की स्टोरी में कोई भी स्टोरी सत्य है या असत्य है, कोई स्टोरी ट्रू है या फॉल्स है, ये मैंने कहीं कंक्लूड नहीं किया है। आप हम्म। पढ़िए, विमर्श पढ़े, और वो खुद कंक्लूड करे कि मतलब कौन सच कह रहा है या कौन झूठ कह रहा है। मेरे हिसाब से ना किसी का सत्य है, ना किसी का झूठ है, ना किसी का असत्य है, सब सही है और सब गलत है। और थोड़ा मैंने इसे एक मतलब वो सेम अकीरा कुरोसावा की जो मूवी है उसी हिसाब से उसको ध्यान में रखकर लिखा है कि मतलब हर कहानी के पहलू के तीन एक्ट होने चाहिए, एक्ट वन, एक्ट टू, एक्ट थ्री, मतलब जिस तरीके से फिल्म लिखी जाती है, एक्ट वन मतलब आप पूरा सेटअप लगाते हैं कि कौन से कैरेक्टर्स होंगे, और फिर उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैरेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, उसको अचीव क्या करना है लाइफ में। फिर आप एक टू में जाएंगे जहाँ पे वो कोशिश करेगा उसे रिजॉल्व करने की, लेकिन उसके हाथ में सफलता नहीं लगेगी। और फिर एक थ्री में जाएंगे कि जहाँ पे वो उसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसे पता थी बट सब कॉन्शियस माइंड में थी लेकिन उसने यूज नहीं करी, तो वो अब उसे यूज करेगा और वो चीज को वो रिजॉल्व कर देगा। तो मैंने उसी फॉर्मेट में इसको लिखने की कोशिश की है कि एक्ट वन, एक्ट टू और एक्ट थ्री में एक पिक्चर की तरह
तो पहले एक्ट वन में तीनों की कहानी, जो किंग खान है, जो समर खान है, और फिर जो इंस्पेक्टर है उसकी कहानी की, तीनों का सेटअप। फिर एक्ट टू में तीनों के जद्दोजहद जीवन के साथ, और एक्ट थ्री में तीनों का क्लाइमेक्स की, जिसमें तीनों जीत रहे हैं। राइट, मेरी कहानी में कोई हारा नहीं। किंग खान की पिक्चर चल पड़ती है, उनके बेटे समर खान को जेल से मतलब उनको ये मिल जाता है, बाहर निकल जाते हैं और जमानत मिल जाती है, और जो इंस्पेक्टर है उसे भी रिकॉग्निशन मिल जाता है। हालांकि वो लास्ट में उसे दिखाया गया है कि वो उसकी मृत्यु, मर्डर हो जाता है उसका, और जो जिसे एक दुर्घटना करार दे देते हैं। तो वो भी ओपन एंडेड है कि वो, मैंने कहीं बताया नहीं कि वो दुर्घटना है कि उसे किसी ने मरवाया है। मैंने उस कहानी में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो ये मैंने बहुत रिकॉर्ड टाइम में लिखी है। ये पूरा फर्स्ट ड्राफ्ट जो है मैंने 2 दिन में लिखा हुआ है। पूरे 10,000 शब्द मैंने सैटरडे और संडे, क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था उस टाइम पे, मैं काफी मतलब सुबह से लेकर रात तक काम काम काम, और उसके बाद कॉल कॉल कॉल। वर्क फ्रॉम होम में आपने कॉल कॉल ज्यादा किया है, काम काम ज्यादा किया है। तो मैंने सैटरडे संडे 2 दिन के रिकॉर्ड टाइम में फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, उसके बाद उसको एडिट किया, और फिर ये बुक आई। और इस बीच में मैं, आप एक चीज शायद से आप नहीं पूछेंगे तो मैं को जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी सारी किताबें जो हैं, जगरनॉट वाली छोड़ के, जो जितनी भी किताबें अमेजोन पे हैं, उनका जो कवर डिजाइन मेरे एक फ्रेंड है चेतन अडलक, वो करते हैं। और अभी तक मैं जो भी उन्हें थोड़ी बहुत ब्रीफ देता हूँ, और उसके बाद वो जो उस पे अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, तो हर बार उन्होंने एक बहुत अच्छा कवर डिजाइन मेरी बिग बुक के लिए किया हुआ है। डेफिनेटली आपकी हर बुक का कवर पेज अगली बुक से बहुत ही अच्छा होता है। उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हमें लगते हैं, और आप उसकी क्रेडिट उसको देते ही है। कई बार कई बुक्स में वो शायद मिस भी हो जाती है, पर आपने कई बार ट्विटर पे भी बताया है, हमारे ऑथर इंटरव्यू में भी बोला है, वॉइस ऑफ जयपुर में जो इंटरव्यू आया था शायद उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है कि आपके मित्र है चेतन अडलक जी, जो बहुत ही अच्छा ये आपके बताए गए बातों को गौर करके बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन करके बहुत ही बढ़िया कवर पेज बना के देते हैं। यही तो मित्रों की खासियत होती है कि वो हमें शायद कम शब्दों में भी समझ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया बात कही कमल जी आपने। वैसे आपको पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। आपको कौन सी हिंदी बुक्स पसंद है, आपको कौन से हिंदी लेखक पसंद है, आपको कौन सी हिंदी कविताएं पसंद है, पर उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा आपकी लेटेस्ट किताब कृष्णा के बारे में। ये कृष्ण, फिर उसका नाम आपने चेंज करके कृष्ण धर्म योद्धा इस तरह से कर दिया। तो कृष्ण बुक में आपने बहुत ही अच्छा एक री इमेजिनेशन किया हुआ है। कृष्ण अपने युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, और पहली बार जब वो गोकुल से मथुरा जाते हैं, उस टाइम का जो पीरियड है उसका आपने बहुत ही अच्छा चरित्र चित्रण किया हुआ है। कृष्ण की नारायणी सेना को भी आप उसमें लेके आए हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने उसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से दिखाने का ट्राई किया है कि नंद बाबा है तो वो एक साइंटिस्ट है। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कृष्णा किताब लिखने का, उसमें ये कैरेक्टर्स को इस तरह से री इमेजिन करने का, और ये उसको कृष्ण को नए पर्सपेक्टिव में दिखाने का? तो एक तो माइक्रो फिक्शन आजकल काफी फेमस है, तो ऐसा एक जहन में था कि एक माइक्रो फिक्शन तो लिखे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अधिकतर लोगों का ऐसा है कि एक राइटर को एक ही शैली में लिखना चाहिए, तभी उसको लोग पसंद करेंगे। उसके लिए बात ही सही है कि अगर एक मेरा रीडर है जो मेरी क्राइम पसंद करता है, तो मेरी अगली बुक पढ़ेगा तो वो यही चाहेगा कि वो क्राइम हो, तभी उसे मजा आएगा। अगर शायद से वो व्यंग सटायर पढ़ना पसंद नहीं करता, उसने वो किताब पढ़ ली तो वो बहुत ही मतलब ये नहीं, इत्तेफाक नहीं रख पाएगा किताब से। इसे लगेगा यार ये क्या पढ़वा दिया मुझे मेरे राइटर ने, राइट। लेकिन उसके बावजूद मैं अलग अलग शैलियों में लिखता हूँ। तो एक तो माइक्रो फिक्शन आजकल काफी फेमस है, तो ऐसा एक जहन में था कि एक माइक्रो फिक्शन तो लिखे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अधिकतर लोगों का ऐसा है कि एक राइटर को एक ही शैली में लिखना चाहिए, तभी उसको लोग पसंद करेंगे। उसके लिए बात ही सही है कि अगर एक मेरा रीडर है जो मेरी क्राइम पसंद करता है, तो मेरी अगली बुक पढ़ेगा तो वो यही चाहेगा कि वो क्राइम हो, तभी उसे मजा आएगा। अगर शायद से वो व्यंग सटायर पढ़ना पसंद नहीं करता, उसने वो किताब पढ़ ली तो वो बहुत ही मतलब ये नहीं, इत्तेफाक नहीं रख पाएगा किताब से। उसे लगेगा यार ये क्या पढ़वा दिया मुझे मेरे राइटर ने, राइट। लेकिन उसके बावजूद मैं अलग अलग शैलियों में लिखता हूँ। तो कृष्णा जो था वो एक दिमाग में तो था कि एक माइक्रो फिक्शन जो है, एक पौराणिक उपन्यास लिखना है। तो लेकिन मुझे लगा कि यार जो कृष्ण है, कि कृष्ण की जो कहानी है जो हमने आज तक देखी, चाहे धारावाहिकों में या किताबों में पढ़ी,
वो हर जगह पे तो वही है कि वो चमत्कार कर रहे हैं और उनके पास अद्भुत जो शक्तियां हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक और फिर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार ये तो जी, और जिस तरह से आप बोल रहे थे कि आप डिफरेंट जेनरे में एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपकी हर एक बुक नई तरह की होती है, तो उस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि कहीं पे मैंने सुना था कि एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है कि जिसकी हर नई चीज है, उसकी हर नई एक लोगों को शॉक कर दे कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ये आदमी ये भी कर सकता है। तो अपने आप को किसी भी बाउंड्री में बांध के रखना वो कोई मार्केट के हिसाब से शायद अच्छा भी हो सकता है, पर एक आर्टिस्ट के लिए, खुद के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए उससे अच्छा ये है कि वो डिफरेंट जॉनर में जहाँ तक वो कंफर्टेबल है एक्सपेरिमेंट करते जाए और अपना दायरा बढ़ाते जाए। तो आपकी हर एक किताब एक नई जॉनर की होती है, वो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, हम तो उसको पढ़ के बहुत ही खुश होते हैं। और जाहिर है कि इतनी वेल रिसीव हो रही है तो लोगों को भी पसंद ही आ रही है। आपका ये अप्रोच बहुत ही अच्छा रहा। कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे, ये बुक भी सुपर हिट हो और आप बहुत सारी और किताबें लिखे, आपको मिलने का हमें और भी मौका मिले, उससे बढ़िया, उससे ज्यादा अच्छा हमको क्या चाहिए। धन्यवाद। कमल जी, आपको मिलके, आपसे गुफ्तगू करके बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि टाइम कितना हो गया कुछ पता ही नहीं चला, बहुत सारे सवाल और भी है, बहुत सारे जवाब और भी देने हैं, पर शायद अभी समय की पाबंदी है, तो उसके लिए वादा करते हैं कि शायद दोबारा एक बार अच्छे से और मिलेंगे, दूसरा इंटरव्यू करेंगे अगर आप टाइम दे पाए तो, और बहुत सारी और बातें भी करेंगे। आखिर में अगर आप अपने सुनने वाले को कुछ और कहना चाहते हैं अपने और से, अपने रीडर्स को, क्योंकि एक राइटर के लिए रीडर्स का जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि आप कोई भी बुक पढ़े, आपको जो भी लगे उसके बारे में, ये अच्छा लगा, ये और अच्छा हो सकता था, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, जो भी है आप फीडबैक दीजिए, क्योंकि राइटर के लिए रीडर का फीडबैक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसी जरिए तो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। पर हाँ, फीडबैक आपका प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेलकम। जो भी आप बताए, सही में आपको जैसा लगा है वो बताए। तो मैं रीडर्स को अनुरोध करता हूँ कि आप किसी भी लेखक की पढ़िए तो उसके बारे में उसको राय जरूर दीजिए, अपने थॉट्स उसके तो उसको पहुंचाइए। आप क्या कहना चाहोगे कमल जी अपने रीडर्स को? बिल्कुल बिल्कुल जितेन, मैं अपने रीडर्स को नहीं, मैं हर किसी किताब पढ़ने वाले को ये कहूंगा कि आप कभी भी कोई किताब पढ़े तो लेखक को फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने किताब पढ़ के टाइम वेस्ट हो गया आपका, तो आप भले उसको 1 स्टार दीजिए, लेकिन दीजिए कि भाई वो मैंने पढ़ी, तेरी किताब इतनी अच्छी नहीं थी, ये 1 स्टार, और ये कहानी मुझे पसंद नहीं आई, और बहुत पसंद आई तो आप 5 स्टार ही दीजिए, और लिखिए कि मतलब क्यों आपको ये कहानी पसंद आई। कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि आप अलग अलग शैली में लिखते हैं। मेरी जो किताब है इलू, उस पर एक हाल ही में एक रेटिंग आई है जिसपे एक 1 स्टार लगा हुआ है, और रीडर ने लिखा हुआ है कि ये बच्चों की कहानी है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा हो गया ना कि वो कुछ और पढ़ने आया था, तो उससे किताब में कहानी क्या है क्या नहीं है, कैरेक्टर्स क्या है, उससे उसे कुछ लेना देना ही नहीं। उसने देखा कि चिड़िया की कहानी है तो बच्चों की कहानी उसे पसंद नहीं है, बराबर। तो आप पढ़िए किताब, और मेरी नहीं, सबकी किताबें पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए। आदत डालिए रोज कम से कम आधा घंटे 1 घंटे किताब पढ़ने की, जो हमारी समाज से धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोग रात को मोबाइल पे लेके उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया और जो वीडियो ब्लॉगिंग वाले प्लेटफॉर्म है जो 30 सेकेंड 1 मिनट में आपको एंटरटेनमेंट देते हैं, लेकिन वो सब देखने से आप एक क्षण के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे आपकी इमेजिनेशन पावर नहीं बढ़ रही है। आपको जो विजुअल मीडियम जो है आपकी सोच को कुंद करता जा रहा है। तो आप पढ़िए, किताबें पढ़िए, रामायण महाभारत पढ़िए, या फिर फिक्शन पढ़िए, क्राइम थ्रिलर पढ़िए, लेकिन किताबें पढ़िए, क्योंकि इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। आपको आपको रात में सोने में तकलीफ होती है, तो आप किताब पढ़ के किताब पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपको नींद अच्छी आने लगेगी। तो किताब पढ़ने के बहुत सारे फायदे, आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो बहुत सारी किताबें पढ़िए, हो सके उतनी किताबें पढ़ी। मैं अभी इस साल में लगभग 35 किताबें पढ़ चुका हूँ 2022 में। ठीक है, और मेरा टारगेट था कि मैं 100 किताबें पढ़ूंगा, लेकिन कुछ मेरा जो काम की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तभी मैंने 35 किताबें पढ़ी है। पिछले साल मैंने 65 किताबें पढ़ी थी 2021 में। तो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए, और लेखक को जरूर इसका फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। बहुत ही अच्छी बात कही कमल जी आपने, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं, मैं अपने ब्लॉग आर्टिकल में
फ्रिक्वेंटली ये मेंशन करता हूँ कि रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी। अगर आपके ब्रेन सेल्स को आपको डेवलप करना है तो आपको रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग करने से आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, आप वो चीज़ें अपने दिमाग में होते हुए देखोगे, क्योंकि जब आप कोई विजुअल मीडियम देखते हो तो वो एक्चुअली डायरेक्टर का वो विजुअलाइजेशन है, वो भी लिमिटेड टू द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड बजट अवेलेबल। बट जब आप अपने दिमाग से सोचते हो तो कोई उस तरह की लिमिटेशन नहीं होती और आपके जो ब्रेन सेल्स है वो उसमें वर्क करते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि बस पढ़ते रहिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वाइज बनाइए, इंटेलिजेंट बनाइए। किताबें तो ज्ञान का दरिया है। एंटरटेनमेंट के लिए भी पढ़िए, जो भी जॉनर आपको पसंद है पढ़िए, बस पढ़ते रहिए। और कमल जी जैसे राइटर्स बहुत ही अच्छा लिखते हैं, उनको भी पढ़ते रहिए, दूसरे राइटर्स को भी पढ़ते रहिए। कमल जी, आपने बहुत ही अपना कीमती समय आज हमको दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि दोबारा आपसे मिलना होगा। थैंक यू वेरी मच जितेन। और जरूर मैं अगली बार जब आपकी तरफ आता हूँ तो जरूर आपको फ़ोन करूँगा और आप मिलते हैं। और आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और आशा करता हूँ कि मैंने आपके सवालों पे मैं खरा उतरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।